हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कॉन्सेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे। हिंदू लॉ में हम मिसलेनियस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक्स जो हैं ये मेंस के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर प्री के लिए ये कुछ हद तक रेलिवेंट है, इसलिए हमें इनका एक जर्नल आइडिया ले लेते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले ये एडवाइजेबल है आप अपनी हिंदू लॉज की बेयर एक्ट अपने पास रखें। सबसे पहले हम सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज का प्रोविजन ले डाउन करता है। सेक्शन 8 ये प्रोवाइड करता है कि हिंदूज़ के केस में मैरिज को रजिस्टर कराना एक ऑप्शन है। पार्टीज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज करवा भी सकती है, नहीं भी करवा सकती। हाउएवर ये एक पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई डायरेक्शन इशू करती हैं कि अपनी स्टेट में जो मैरिज सॉल्मनाइज हुई हैं उसको कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल बनाती हैं, तो अगर ऐसे किसी डायरेक्शन की कॉन्ट्रवेंशन होती है, वायलेशन होती है, तो उस केस में ₹25 फ़ाइन देना होगा वायलेटर को। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये नोट करने वाली है कि हिंदू मैरिज जो है वो मैरिज को कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल नहीं बनाती, बस एक ऑप्शन रखती है। हाउएवर यहाँ पर ऐसा प्रोविज़न इनकॉर्पोरेट करने का लेजिस्लेचर का जो पर्पस था वो था कि मैरिज का एक प्रूफ हो किसी पार्टी के पास, इन केस वो फ्यूचर में कोई रिलीफ क्लेम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनको आसानी हो अपनी शादी को प्रूव करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास सीमा देवी वर्सेस अश्वनी कुमार 2006 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक केस लॉ है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि हर स्टेट को अपनी स्टेट के अंदर मैरिज को कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल बनाना चाहिए और उनसे ऐसी मैरिजेस के रिकॉर्ड्स मांगे थे। कुछ स्टेट ने तो कंप्लाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के साथ, पर टिल डेट कईयों ने कंप्लाई नहीं किया और स्टिल ये एक इशू बचा हुआ है विच इज़ टू बी फर्दर डेल्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट। आगे हम सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ेंगे। आप अपनी बेयर एक्ट से सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को रीड करें। सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एक बार लगाता है कोर्ट पर कि कोर्ट कोई भी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डाइवोर्स के लिए कोई भी पिटिशन एंटरटेन नहीं कर सकती जहां पर जो मैरिज कंसर्न है वो उसको सॉलमनाइज हुए 1 साल नहीं हुआ है। अभी तक वो 1 साल से कम वाली स्टेज में ही है। यहाँ पर कईयों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि डाइवोर्स कोर्ट नहीं दे सकता है 1 साल तक, पर क्या जुडिशियल सेपरेशन दे सकता है? तो आंसर है कि कोर्ट उस पिटिशन को कंसिडर ही नहीं करेगा जब तक 1 साल नहीं बीत जाता। हाउएवर यही सेक्शन हमें कुछ एक्सेप्शंस भी देता है जहाँ कोर्ट 1 साल से पहले ऐसी मैरिजेस के केस, ऐसी पिटिशन को एंटरटेन कर सकता है, जैसे कि जहाँ क्वेश्चन पिटिशनर के असाधारण कष्ट का या फिर रिस्पोंडेंट के असाधारण दुराचारिता का है। इवन इफ ऐसे केस में कोर्ट अगर डिसोल्यूशन को ग्रांट भी कर देता है, डाइवोर्स दे भी देता है, तब भी वो जो डिक्री है वो इन इफेक्ट तभी आएगी जब शादी को 1 साल बीत चुका है। जहाँ कोर्ट ऐसी किसी पिटिशन को 1 साल से पहले कंसिडर करता है तो वहाँ इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन और पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसाइलेशन को ध्यान में कोर्ट को ज़रूर रखना होगा और उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुँचना होगा कोर्ट को। आगे हम हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 19 पढ़ेंगे। आप अपनी बेयर एक्ट से एक बार सेक्शन 19 को एक बेयर रीडिंग दीजिए। सेक्शन 19 ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है कि कौन से केस में हम मैट्रिमोनियल रिलीफ्स के लिए या फिर एंसिलरी रिलीफ्स के लिए पिटिशन दायर करेंगे। यहाँ पर आंसर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जहाँ फैमिली कोर्ट्स अवेलेबल हैं वहाँ फैमिली कोर्ट्स। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि मैट्रिमोनियल रिलीफ्स या एंसिलरी रिलीफ्स के लिए कौन से कोर्ट में जाते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के केस में, तो आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो होगा पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां मैरिज सॉल्मनाइज हुई है जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में, या फिर जो रिस्पोंडेंट है वो रहता हो जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में, या फिर पार्टीज़ लास्टली रही हों एक साथ किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में, और अगर जो पिटिशनर वो वाइफ है तो जहाँ वो रह रही हैं। पर ये उसी केस में होगा जहाँ पर रिस्पोंडेंट ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होती, या फिर पिछले 7 सालों से रिस्पोंडेंट के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति ने नहीं सुना जिसे उसकी जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम सेक्शन 21B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ेंगे। आप अपनी बेयर एक्ट से ये सेक्शन ज़रा रीड कीजिए। सेक्शन 21B जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के केसेस में ऐसी पिटिशंस को टाइम बाउंड मैनर में डिस्पोजल हो उसका प्रोविज़न प्रोवाइड करता है। यहाँ पर 21B बोलता है कि आपको डे टू डे हियरिंग कंडक्ट करनी चाहिए, ऑल्दो एडजर्न कर सकता है कोर्ट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, बट इन जनरल स्टिल जो पिटिशन होगी किसी भी मैट्रिमोनियल या एंसिलरी रिलीफ के लिए वो विद इन 6 मंथ्स डिस्पोज ऑफ की जानी चाहिए। और ये 6 मंथ्स हम तब से गिनेंगे जब नोटिस सर्व हुआ है रिस्पोंडेंट को, और इन केस अपील फाइल हो रही है डिक्री के अगेंस्ट या फिर ऑर्डर के अगेंस्ट, तो वो भी विद इन 3 मंथ्स कंक्लूड होनी चाहिए अपील की जो
हेयरिंग होगी और ये भी 3 मंथ्स कब से काउंट होंगे, जिस दिन से नोटिस ऑफ अपील रिस्पोंडेंट को सर्व होता है। आगे हम सेक्शन 22 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ेंगे। आप अपने बेयर एक्ट से ज़रा सेक्शन 22 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को रीड कीजिए। सेक्शन 22 आपको प्रोवाइड करता है जो प्रोसीडिंग्स का कंडक्ट होगा वो कैसे होगा। प्रोसीडिंग्स मैट्रिमोनियल केसेस में शैल बी इन कैमरा, ये इन कैमरा होगी यानी कि बंद कमरे के अंदर होगी। और जो भी जजमेंट आएगी ऐसे किसी मैटर से रिलेटेड जो कि अनलेस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की हो, उसके अलावा आप कोई भी जजमेंट या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन इस मैटर की जो हो उसको प्रिंट यानी कि मुद्रित नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते यानी कि प्रकाशित नहीं कर सकते विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न कोर्ट। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति या कोई भी पार्टी करती है तो अप टिल ₹1000 फाइन हो सकता है। इसके बाद हम सेक्शन 23 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को रीड करेंगे। आप सर अपनी बेयर एक्ट से सेक्शन 23 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को रीड करें। यहाँ हम बात करेंगे बार्स और चेक्स की जो एक कोर्ट को देखना होता है जब वो एक पार्टी को रिलीफ देता है, कोई भी मैट्रिमोनियल रिलीफ देता है हिंदू मैरिज एक्ट में। इन बार्स और चेक्स का हमने कई बार जिक्र किया अपने पिछले लेक्चर्स में, आज हम इन्हें एक बार फिर से डिटेल में पढ़ते हैं। सेक्शन 23 बोलता है कि अगर आप बाइगैमी या माइनॉरिटी, स्पिंडा या फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बेसिस पे कोई रिलीफ लेने जा रहे हो कोर्ट, तो कोर्ट ये देखेगा कि आप अपनी ही गलती का तो नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते हुए मेरे पास आए, और अगर ऐसा है तो आपकी पिटिशन ऑब्वियसली डिसमिस हो जाएगी। और अडल्ट्री के केस में जब एक पिटिशन दायर होती है डाइवोर्स के लिए, तो वहाँ पर कोर्ट चेक करेगा कि ये जो पिटिशनर है वो किसी तरह से एक्सेसरी तो नहीं थे अडल्ट्री में, यानी कि उपसाधक तो नहीं थे, ना ही ये इन्होंने कनाइव किया होना चाहिए, मुनानुमोदन नहीं किया होना चाहिए, और ना ही इन्होंने ये जो ऑफेंस है इसे कंडोन किया होना चाहिए, यानी कि उपमर्शन तो नहीं किया इसका। वहीं जहाँ क्रूएलिटी, क्रूरता का केस है, वहाँ भी कोर्ट देखेगा कि पिटिशनर ने उपमर्शन तो नहीं किया क्रूरता का। वैसे ही अगर एक पिटिशन फाइल हुई है म्यूचुअल डाइवोर्स लेने के लिए, तो वहाँ पर देखा जाएगा कि जो कंसेंट है ऑपोजिट पार्टी की वो फोर्स, फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि बल, कपट और असम्य असर से तो नहीं ली जा रही। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भी पिटिशन फाइल हुई है एक्सेप्ट सेक्शन 11 जो वॉइड मैरिजेस को कवर करता है, तो ऐसी कोई भी पिटिशन दायर हुई है तो ये देखा जाएगा कि यहाँ पर कॉल्यूजन तो नहीं थी पार्टीज़ के बीच में, मिली भगत तो नहीं थी। और जनरली हर पिटिशन में ये चेक किया जाएगा कि कोई अनावश्यक जो विलम्ब या फिर इम्प्रॉपर डिले तो नहीं था पार्टीज़ के बिहाफ पर पिटिशन डालने में कोर्ट पे। इसके अलावा अगर कोर्ट ये देखेगा कि कोई भी अगर ग्राउंड नहीं है रिलीफ डिनाई करने का, तो ऑब्वियसली कोर्ट रिलीफ ग्रांट कर देगा पार्टीज़ को। हाउएवर ऐसे किसी भी केस में जो कोर्ट के पास आता है, किसी भी पिटिशन पे कोई भी रिलीफ ग्रांट करने से पहले कोर्ट ड्यूटी बाउंड है रिकन्सिलिएशन ट्राई करने के लिए कि मेल मिलाप हो जाए पार्टीज़ का फिर से, और इसके लिए कोर्ट एडजर्न भी कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स, बट ये एडजर्नमेंट नॉट मोर देन 15 डेज़, 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कोर्ट्स को ये भी एम्पावर किया गया है कि या तो पार्टी खुद कोर्ट को बोले या कोर्ट सू मोटो भी पार्टीज़ को किसी पर्सन को रेफ़र कर सकता है ये मैटर, जो ये देखे कि इनकी रिकन्साइलेशन हो रही है नहीं हो सकती, और कोर्ट को वापस रिपोर्ट करे, और कोर्ट उसी हिसाब से अपना डिसीजन, अपनी रिलीफ जो है वो ग्रांट करेगा या फिर पिटिशन डिसमिस करेगा। इसके बाद आप आ जाइए सेक्शन 23A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट पे। आप बेयर एक्ट से इस सेक्शन को ज़रा रीड कीजिए। सेक्शन 23 एक ऐसा प्रोविज़न प्रोवाइड करता है जहाँ पे ये बताया गया है कि अगर कोई पिटिशन डलती है जहाँ पर पिटिशनर डाइवोर्स या फिर जुडिशियल सेपरेशन या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्लेम करता है कोर्ट से, और उसका बेसिस होता है या तो अडल्ट्री या क्रूएलिटी या डिजर्शन जो रिस्पोंडेंट ने की है, तो रिस्पोंडेंट ऐसे केस में ना सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर सकता है बट रिलीफ क्लेम कर सकता है, काउंटर क्लेम लगा सकता है रिलीफ के लिए ऑन दीज वेरी ग्राउंड्स। वो क्लेम कर सकता है कि नहीं मैंने नहीं, उल्टा पिटिशनर ने अडल्ट्री कमिट की है, क्रूएलिटी कमिट की है या फिर मुझे डिजर्ट किया है। और अगर कोर्ट ये मान लेता है, कोर्ट के सामने रिस्पोंडेंट ये प्रूव कर देता है जी हाँ पिटिशनर ने ही क्रूएलिटी, अडल्ट्री या डिजर्शन की थी, तो ऑब्वियसली जो पिटिशनर है उनकी जो पिटिशन है वो डिसमिस हो जाएगी, लेकिन सेम केस में रिस्पोंडेंट को रिलीफ मिल जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे सेक्शन 28 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट पे। आप अपनी बेयर एक्ट से सेक्शन 28 निकालें। सेक्शन 28 बताता है कि जो भी डिक्रीज पास होंगी इस एक्ट में, पिटिशन को जहाँ ग्रांट किया जाएगा तो वो डिक्री पास होती है, उसे हम डिक्री पास होना बोलते हैं। तो जो भी डिक्रीज पास होंगी जब पिटिशन को में रिलीफ मिलेगी तो वो सारे डिक्रीज अपेलेबल होंगी। और जो कुछ ऑर्डर्स पास होते हैं जैसे इस एक्ट में सेक्शन 25 और सेक्शन 26 का प्रोविज़न है, वहाँ पर एप्लीकेशंस लगाती है पार्टीज़, और जब एप्लीकेशन ग्रांट होती है तो हम बोलते हैं ऑर्डर
मिला है पार्टी को। तो जो ऑर्डर्स पास होंगे सेक्शन 25 और 26 में, सेक्शन 25 26 हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर वो ऑर्डर्स भी अपीलेबल होंगे। पर अपील करने का एक स्टैट्यूटरी लिमिटेशन पीरियड होता है, वो कितना होगा, दोनों डिक्रीज और ऑर्डर्स के केस में दोनों में 90 डेज़ ही ये होगा। ये हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड करता है हमें सेक्शन 28 में। तो ये थे आपके मिसलेनियस टॉपिक्स हिंदू मैरिज एक्ट के। ये सारे रेसिड्यूरी टॉपिक्स थे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हैं प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको एक जनरल आइडिया दे दिया था इनका। अब हमारे जो मेन टॉपिक्स जो हिंदू मैरिज एक्ट के बचे हैं वो है सेक्शन 24 25 जो मेंटेनेंस की बात करता है, और सेक्शन 26 24 25 हम पढ़ेंगे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के साथ। इसके जो मेंटेनेंस के प्रोविजंस हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हामा के जो मेंटेनेंस के प्रोविजंस हैं उनके साथ लिंक करके पढ़ेंगे। और हम जो सेक्शन 26 कस्टडी ऑफ चाइल्ड है वो हम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप पूरा एक्ट उसके साथ लिंक करके पढ़ेंगे। तो ये जब सेक्शन 26 हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट भी उसी के साथ ख़त्म हो जाएगा। फिर हम सेक्शन 24 25 को जब पढ़ेंगे तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के जो हमारे मेंटेनेंस वाले प्रोविजंस है वो ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है हम उसको ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से हमारे 3 एक्ट्स, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ख़त्म हो जाएंगे। लास्टली हमारा बचेगा हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसको हम उसके बाद शुरू करेंगे। ये थी आज की आपकी वीडियो मिसलेनियस सेक्शंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट पर। अगर आपको इन टॉपिक्स पर कोई भी लीगल टॉपिक पर मॉडल आंसर चाहिए, MCQ चाहिए, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।